हेलो स्टूडेंट्स। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले के 2 लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलग अलग फंक्शंस या उसके कार्य के बारे में पढ़ा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ और कार्य हैं जिसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाकी बचे हुए कार्यों के बारे में। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, जिसे हम आशयी अभिगमन कहते हैं। मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बल्क ट्रांसपोर्ट। इसको हम बल्क ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। इसमें खाद्य पदार्थों और कुछ अन्य बाह्य पदार्थों का परिवहन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा बने आशयों के रूप में होता है। कलाबद्ध आशयों के रूप में पदार्थों का अंतःग्रहण एंडोसाइटोसिस व बहिर्गमन एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। अब क्या होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने फूड को अपनी बॉडी के अंदर की तरफ लेते हैं। ठीक है, तो उनके बाहर की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो एक तरीके से एक वेसाइकल बनाती है और उन पदार्थों को अंदर की तरफ ले आती है। उसे तो हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और कुछ ऐसे होते हैं जो शरीर के पदार्थ को बाहर की तरफ वेसाइकल की फॉर्म में डालते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्लियर? तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस जो है वो पदार्थों को अंदर की तरफ लेना है। एंडोसाइटोसिस 2 प्रकार का होता है, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, मतलब कोशिका द्वारा प्लाज्मा झिल्ली द्वारा बने आशयों की सहायता से ठोस कणों का अंतर्ग्रहण। फेगोसाइटोसिस में तो ठोस कणों का अंतर्ग्रहण होता है और पिनोसाइटोसिस में कोशिका द्वारा प्लाज्मा झिल्ली द्वारा बने आशयों की सहायता से तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण। तो दोनों में अंतर क्या है? फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में क्या अंतर होता है? इसमें कोशिका ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण करती है और इसमें कोशिका तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण करती है, लेकिन दोनों ही वेसाइकल के थ्रू होता है। मतलब कुछ आशय बनते हैं, उस आशयों के द्वारा पदार्थों का अंदर की तरफ ग्रहण किया जाता है। अब जो फेगोसाइटोसिस है जिसे हम अंतःग्रहण बोलते हैं, इसमें अब जैसे देखिए आप, ये एक एग्जांपल लेते हैं अपन अमीबा का। अमीबा क्या करता है? ये सूडोपोडिया बनाता है, ठीक है। फिर इन सूडोपोडिया ने यहाँ पर एक वेसाइकल बना दी है, एक आशय बना दिया है। इस आशय में यहाँ पर ये फूड पार्टिकल आ गया है बीच में। फिर क्या होता है, ये आशय जो है इसको चारों तरफ से घेर लेता है फूड पार्टिकल को। देखिए आप यहाँ पर, ये फूड पार्टिकल को यहाँ पर ये फूड पार्टिकल है, इसको इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने पूरा इस तरीके से घेर लिया है, ठीक है। तो यहाँ तो क्या हुआ, इस फूड पार्टिकल का को अंदर की तरफ ट्रैप करना हुआ, एंट्रैपमेंट हुआ इसका। और यहाँ पर क्या होता है, इसके चारों तरफ एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा एक वेसाइकल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पर। फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम विद फूड वैक्यूल। अब ये जो फूड वैक्यूल बनती है, इस फूड वैक्यूल के साथ में यहाँ पर लाइसोसोम्स फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और फिर लाइसोसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो वो एंजाइम्स इस फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं, तो अब फूड पार्टिकल का डाइजेशन हो जाता है। तो फेगोसाइटोसिस में क्या हुआ, इस पदार्थ का या इस फूड पार्टिकल का अंतःग्रहण हुआ। और किसके थ्रू हुआ? इस टाइप से ये वेसाइकल बनी, तो वेसाइकल्स के थ्रू जो भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ उसे हमने क्या बोला? फेगोसाइटोसिस। इसका एग्जाम्पल है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण, ठीक है। अब ये बात तो फेगोसाइटोसिस हुई। फेगोसाइटोसिस में हमने पढ़ा था कि यहाँ ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है, तो यहाँ पर ये कोई भी सॉलिड पार्टिकल है उसको अंदर की तरफ लिया गया है। दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब क्या होता है कि लिक्विड जो भी पदार्थ हैं उनको कोशिका के अंदर की तरफ जो लिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? इसको जो पिनोसाइटोसिस है उसको हम सेल ड्रिंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल ड्रिंक। इसके द्वारा कोशिका क्या करती है? तरल पदार्थों को ग्रहण करती है। इसमें कोशिका जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोशिका की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें अंतर्वलन होता है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये पिनोसाइटोसिस है, तो यहाँ पर इस तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ऐसा अंतर्वलन होता है और ये तरल पदार्थों को भीतर की तरफ ग्रहण कर लेती है। और अंत में ये क्या करती है, इस टाइप से यहाँ पर पूरा एक वेसिकुलर फॉर्म बना देती है और फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पृथक हो जाती है। यहाँ पर इस टाइप से ये पृथक हो जाएगी। तो ये जो पृथक हुआ पार्ट होता है, ये जो वेसाइकल होती है, इसे अपन बोलते हैं पिनोसोम, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म में तैरने लगती हैं और लाइसोसोम इसके साथ में फ्यूज हो जाते हैं, तो और इसका डाइजेशन कर लेते हैं, जो अंदर जो भी लिक्विड पदार्थ आया है ये।
और बाद में ये साइटोप्लाज्म में विसरित हो जाते हैं। तो ये पिनोसाइटोसिस की प्रक्रिया जो है वो प्रोटोजोआ, एपिथेलियल सेल्स, गैंग्लियन की श्वान कोशिकाओं तथा रेटिकुलर कोशिकाओं में देखने को मिलती है। ठीक है, अब एक चीज ये है कि पिनोसाइटोसिस में जो वेसाइकल बनती है उसे अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिनोसोम। और फेगोसाइटोसिस में जो यहाँ वेसाइकल का फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं फेगोसोम। ठीक है, ये क्रिया कहलाती है फेगोसाइटोसिस, ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है, और यहाँ जो वेसाइकल बनती है उसे बोलते हैं फेगोसोम। पिनोसाइटोसिस में लिक्विड पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है, और यहाँ जो वेसाइकल बनती है उसे अपन क्या बोलते हैं, पिनोसोम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है इसको हम सेल ईटिंग बोलते हैं, इसको हम सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिक्विड है इसलिए इसे सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं। अब आता है एक्सोसाइटोसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा अपचित पदार्थों तथा अन्य स्रावी पदार्थों को कलाबद्ध आशय द्वारा कोशिका से बाहर निकालने की क्रिया को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस किसे बोलते हैं अपन, कि कोशिका कोई भी अपचित पदार्थ बाहर निकाले या कोई भी अन्य स्रावी पदार्थों को कलाबद्ध आशयों के द्वारा बाहर निकाले। अब यह देखिए, ये वेसाइकल है, इसमें मेम्ब्रेन है यहाँ पर। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यहाँ पर फ्यूज हो जाती है और इसके अंदर जो भी यहाँ पदार्थ है उसको ये बाहर की तरफ डाल देती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, या हम इसे बोलते हैं कोशिका वमन। अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अन्य कार्य। इसमें आता है प्रोटेक्शन या संरक्षा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका द्रव की संरक्षा करती है, बाहर के जो जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनसे और घातक वस्तुओं से रक्षा करती है सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा आता है विभाजन तथा संलयन, जिसे हम डिवीजन एंड फ्यूजन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है तथा संलयन से धानियां भी बनाती है, जैसा अभी अपन ने देखा था फ्यूजन में फेगोसोम्स, पिनोसोम्स जो बने थे वो। अब यहाँ पर क्या था, ये देखिए आप, ये मेम्ब्रेन यहाँ पर फ्यूज हो रही थी इसकी। ठीक है, तो मेम्ब्रेन फ्यूजन भी इसकी सहायता से होता है। फिर आता है पुनरुद्भवन तथा क्षतिपूर्ति, रीजनरेशन एंड रिपेयर। यदि कोशिका की जो जीव कला है वो फट जाए या किसी कारणवश टूट जाए तो इसमें पुनरुद्भवन के द्वारा क्षतिपूर्ति करने की क्षमता होती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वापस रीजनरेट हो सकती है। फिर दूसरा फंक्शन है सेल रिकॉग्निशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आधार पर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को पहचाना जा सकता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहरी सतह जो है उस पर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की श्रृंखला होती है। जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था तो उसमें देखा था बाहर की तरफ एक चेन होती थी जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की होती थी, और उन श्रृंखलाओं के अंश कोशिका के चारों ओर एक कोशिका सा आवरण बना लेते थे जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते थे, जो कि कोशिका अभिज्ञान में काम आती है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अन्य कार्य भी हमने पढ़े और जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन थे वो सब हमने डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।